नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जमकर हिंसा हुई थी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट लेकर जाया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि सीबीआई जांच करे। जांच करते हुए सीबीआई अब तक 34 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास उन एफआईआर की कॉपी मौजूद है। उन एफआईआर को जब हमने पढ़ा तो बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि सीबीआई के एफआईआर में पीड़ितों ने आरोप लगाया कि नतीजों के बाद हुई हिंसा में धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया। लोगों के साथ मारपीट करके हथियारों के बल पर धमकाकर टीएमसी ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घरों पर बम से हमला किया गया। टीएमसी नहीं ज्वाइन करने पर बुरी तरह पिटाई की गई। सीबीआई की दर्ज एफआईआर टाइम्स नाउ नवभारत के पास है और सबसे पहले आपको उनमें से 3 एफआईआर दिखाते हैं। पहली एफआईआर की कॉपी देखिए आप, जिसमें पीड़ित आयान मंडल ने अपने एफआईआर में लिखा कि मेरे रिश्तेदार संजीत मंडल को एक मुस्लिम बहु इलाके हृदयपुर ले जाया गया। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो एक बीजेपी समर्थक हैं। मेरे रिश्तेदार संजीत ने मुझे भी बचाने की कोशिश की, हमें भी पीटा गया। पड़ोसी हमें अस्पताल लेकर गए। मेरे बड़े भाई अभी भी गंभीर हालत में हैं। ये पहली एफआईआर देखिए आपने। एक और एफआईआर दिखाते हैं आपको, जिस एफआईआर में पीड़ित थुम्पा मांझी ने कहा है कि टीएमसी के 5 गुंडों ने मेरे घर पर लोहे के रॉड, हथियार और बम से हमला किया। यह एक प्री प्लान्ड हमला था। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया, उसकी बुरी तरह पिटाई की गई, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया, शिकायत करवाई, यह कहा कि टीएमसी के गुंडों ने यह धमकी दी थी कि वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। ये धमकी दी गई थी गुंडों के द्वारा, टीएमसी गुंडों के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने धमकी दी कि वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, यानी धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ये हमला किया गया। तीसरी एफआईआर, पीड़िता का नाम वंदना खेत्रपाल। एफआईआर में लिखा है कि मेरा बेटा कुश खेत्रपाल लंबे वक्त से बीजेपी का कार्यकर्ता था। करण खेत्रपाल, मोतीलाल खेत्रपाल, एसएल कुमार खेत्रपाल, दिलीप खेत्रपाल ने मेरे बेटे से कई बार टीएमसी में काम करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो बीजेपी के लिए काम करेंगे तो उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे के ऊपर हमला किया गया, उनके बेटे की पिटाई की गई, टीएमसी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला गया। पिटाई के बाद मेरे बेटे की मौत हो गई। सीबीआई की एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा गया ये आपको बता रहे हैं। और सीबीआई के एफआईआर में पीड़ितों ने कई गंभीर आरोप और भी लगाए। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने ये संगीन वारदातों को अंजाम दिया। बीजेपी समर्थकों को पीटा गया, हिंदू धर्म को खत्म करने की धमकी दी गई और टीएमसी ज्वाइन नहीं करने पर जिंदगी नर्क करने समेत कई संगीन आरोप हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर। और इसी बीच भवानीपुर में उपचुनाव होना है। बीजेपी चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा उठाकर ममता के खिलाफ लड़ रही है। प्रियंका टिब्रेवाल को वहां से उम्मीदवार बनाया गया ममता बनर्जी के सामने। ऐसे में सवाल ये कि बंगाल हिंसा पर सीबीआई जांच तो क्या खोलेंगे सारे राज। सवाल ये कि हिंदुओं को निशाना बनाया, टीएमसी ज्वाइन करने के लिए क्यों धमकाया। सवाल ये भी कि सीबीआई के एफआईआर से क्या बढ़ेंगी ममता की मुश्किलें। और सवाल ये भी कि क्या उस खुलासे का भवानीपुर चुनाव पर असर होगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तेज तलाशने के लिए आज राष्ट्रवाद हम कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। शिशिर बजोरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सुप्रिया सत्यम जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बादल देवनाथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं टीएमसी से। और चित्रित्रा सान्याल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत बादल देवनाथ मैं आपसे करना चाहूंगा। एक आईना लेकर आपके सामने सर मैं आया हूं। मुझे बताइए कि जिन लोगों के घर पर हमला किया गया, क्या उनको न्याय का अधिकार है या नहीं है। जिन महिला के बेटे के सर पर देसी बम मारकर उसको जान से मार दिया गया, जिनके घरों में लूटपाट की गई, जिनको धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया गया, जिनकी जिंदगी नरक बनाने की धमकी दी गई, क्या उनको अधिकार है कि उनके मामलों की जांच हो और उनको न्याय मिले। पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, सीबीआई और एनएचआरसी का जो रिपोर्ट है, अभी जो आपके पास जो 34 पेज का जो एफआईआर का कॉपी रिपोर्ट जो है, मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल तो कुछ हुआ, मैं भी जानता हूं कुछ तो हुआ। लेकिन दिलीप घोष ने खुद कहा, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने कहा 15,000 पीड़ित। नहीं, एनएचआरसी के रिपोर्ट में कहा 15,000 पीड़ित, और दिलीप घोष ने कह रहा है, हर दिन कह रहा है 12,000, 12,000। उसके बाद उन्होंने कह रहा है 25 लोगों की हत्या हुई चुनाव के बाद।
लेकिन 25 के अंदर उन्होंने ये भी नहीं कहा, आपका रिपोर्ट पे नहीं है जो इसमें भाजपा का कितना है या टीएमसी का कितना है। मैं आपको कह रहा हूँ टीएमसी का 17 लोग है, 25 के अंदर 17 लोग टीएमसी का है, जो भाजपा के दौरा। बादल देवनाथ साहब, मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा सर, ऑफ द रिकॉर्ड किसका क्या बयान था, मैं बयानों के ऊपर सर बात ही नहीं कर रहा, मैं ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें हैं मैं सर उसके बारे में बात कर रहा हूं सर। कानून के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज की गई, उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है सर, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। पहले बता दीजिए कि उन लोगों को इंसाफ का अधिकार है या नहीं है। बिल्कुल है। मैं तो आपको मैं तो पहले कह दिया, बिल्कुल है इंसाफ तो सबको चाहिए। जैसे आज महाराष्ट्र में जो रेप हुआ, महाराष्ट्र में ये रेप हुआ, उसका भी इंसाफ चाहिए। महाराष्ट्र में कल गुजरात में हुआ वो, उसका भी होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, सबको होना चाहिए, पूरे देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन जो लोगों को मार दिया गया, टीएमसी जो कार्यकर्ता को मार दिया गया, उत्तम दुबे को मारा, एक विधायक उदयन राय को जो हाथ, उसका हाथ जो तोड़ दिया गया है, हर जगह में जो अर्जुन सिंह, जो बम का बात आप कर रहे हैं ना, जो अर्जुन सिंह का जो क्षेत्र है जहाँ पर सांसद एमपी अर्जुन सिंह है, उसी इलाके में हर दिन 10 बादल देवनाथ मुझे बताइए, छोड़िए सर बयानों की बातें नहीं करेंगे हम लोग, बयानबाजी राजनीतिक बहुत हो जाती है सर, उन लोगों का, उन पीड़ितों का बयानों से उनका कुछ भला नहीं होने वाला। मुझे बताइए कि अगर इन पीड़ित लोगों को अगर इंसाफ का अधिकार है तो फिर क्यों नहीं आप सीबीआई जांच होने देते, क्यों जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं उसको चैलेंज करने के लिए? दूसरों की गलती बताने से अपनी गलती कभी कम नहीं होती। सुप्रिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद में सुप्रिया जी आप ही के पास में आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ, अगर आप चाहते हैं कि पीड़ितों को इंसाफ मिले, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच करेगी, इस मामले में सीबीआई जांच करेगी, तो उस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों पहुंच गए आप? निष्पक्ष जांच होने दीजिए ना, अगर आपकी मंशा ही है कि जांच हो। क्यों गया आपको जानना चाहिए, क्यों गया? क्योंकि जिन लोगों के ऊपर, हमारे जिन लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, जहां पर 77 भाजपा के एमएलए मिला, वहां पर क्या हो रहा है जानते हैं आप? जिन लोगों घर घर से वो उनको आग जला दिया जा रहा है, घर में पार्टी में तोड़ दिया गया, आप लोगों ने दिखाया, पार्टी में तोड़ दिया, पार्टी में आग जला दिया गया, इसलिए भाजपा का विरोध कर रहा है। लेकिन सीबीआई ने बादल देवनाथ साहब क्यों नहीं जा रहा? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आप सवाल उठाइए, लेकिन मुझे ये भी तो बताइए कि उसके पहले लगभग 2.5 महीने तक जो जांच कर रही थी वो पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी ना। उसके पहले जब तक ये मामला सीबीआई के हाथ में आता, उसके पहले जो जांच कर रही थी वो तो आपकी पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी ना। बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि टीएमसी के लोगों के ऊपर मारपीट की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके ऊपर हमला किया गया, तो 2.5 महीने की जांच में वो निकलकर क्यों नहीं सामने आ गया था अब तक? बिल्कुल। और कोर्ट ने तो कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस हर एक डॉक्यूमेंट सीबीआई को सौंपे, एसआईटी को सौंपे, सौंपा नहीं क्या एफआईआर उनकी? नहीं, आपको जानना चाहिए, जब हाईकोर्ट में जब मामला हुआ, केस हुआ हॉस्पिटल में, उसके बाद अलग से कुछ नहीं होता है। हाईकोर्ट जब जांच कर रहा है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तो दे दिया। सर स्टेट गवर्नमेंट को, पश्चिम बंगाल पुलिस को क्या हाईकोर्ट का डायरेक्टर था क्या नहीं था कि आप जांच से जुड़े हुए तमाम चीजें सीबीआई को और एसआईटी को सौंप दें? ये डायरेक्टिव था कि नहीं था कोर्ट का? आप सुनिए ना, जांच के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सबको इंसाफ चाहिए। टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो भी इंसान, ये दो तरफा बातें नहीं हो सकती सर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। सुप्रिया से तब ये दो तरफा बातें नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ आप कहें कि जांच का अधिकार सबको है, इंसाफ का अधिकार सबको है, जब जांच होने की बात हो, इंसाफ होने की बात तो पहुंच जाइए, अब सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं होने देंगे। बिल्कुल अनंत, मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, मैं वहाँ पे पूरे चुनाव में रही हूँ और मैंने देखा है वहाँ विधानसभा चुनाव के बाद जो नंगा नाच हुआ है, और वो चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। अरे यार आप सुन लीजिए ना, आप सुनते नहीं है, आप बंगाल से लेके आप देखिए, अब यहाँ आप ये बताइए, शोभा की वृद्ध महिला मारा गया था उसको, उसके घर पर 80 साल की वृद्ध महिला से बादल देवनाथ साहब एक एक करके बात करते हैं सर। जब आप जवाब दे रहे थे तमाम मेहमान बैठ के आपकी बात सुन रहे थे, आप भी अगर सुन पाएंगे तो बेहतर काउंटर कर पाएंगे सर। बादल देवनाथ साहब ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर कि पहले सुन के जवाब दीजिए। जो भी इस राज्य में बंगाल के संस्कृति, बंगाल के कल्चर के बारे में आपको कुछ पता है?
चंद्र साहू का नाम सुना है, विवेकानंद का नाम सुना है, नेताजी सुभाष चंद्र का वोट देने और ना देने की इस्लाम का नाम देखिए, बात नहीं सुना है। बादल देवनाथ, मैं उम्मीद करता हूं सर कि अगर इस चर्चा की शुरुआत में आपने उम्मीद की, आपने वायदा किया कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ हिंसा हुई है, जो लोग मारे गए, उनके जो परिवार वाले हैं, उनको इंसाफ का अधिकार है, तो उम्मीद करूंगा सर इस चर्चा को आप सुचारू रूप से चलने दें। एक दूसरे के बीच में आप बोलेंगे बादल देवनाथ, तो आपकी बात ना कोई समझ पाएगा, ना कोई और आपकी बात समझ पाएगा। अरे मैं बिल्कुल, मैंने ये बोला है कि चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, किसी की भी मौत हुई है, जो भी इस गंदी रक्त रंजित राजनीति का शिकार हुआ है, लेकिन आप ये बताइए आम लोगों की क्या गलती थी? आप लोगों ने जिस तरह से बकुलतला में जाके जिस तरह से नंगा नाच किया है, टीएमसी कार्यकर्ता वहाँ पे, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं, बादल देवनाथ जी और सुप्रिया सत्तम आपस में तू मैं करके मैं बात नहीं बनने वाली। मैं वापस लौट रहा हूं और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा शिशिर बजोरिया आपसे, मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप दोनों मेहमानों के पास में लौट रहा हूं सर, आप दोनों मेहमानों के पास में लौट रहा हूं। शिशिर जी, मुझे बताइए जरा कि ये आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी है कि चुनावी हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता भी उतने ही हिंसक हुए जितने टीएमसी कार्यकर्ता हुए। बादल देवनाथ यहां बैठ के कह रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी बीजेपी वालों ने हमले किए। बिल्कुल, मैं यही आपको, मैं सुप्रिया जी वापस लौट रहा हूं आपके पास, जवाब जरा शिशिर जी दे दे इस बात का। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, शिशिर जी। त्यागी जी, दुर्भाग्य ये है कि हमारे बादल भाई जो हैं, बादल देवनाथ जी जो हैं, इनका ये आदत है, जब ये कुछ बोल नहीं पाते हैं तो दूसरे को बोलने में रोकते हैं। ये हमेशा देखा गया, हमेशा। मेरा देखिए आगे ना बादल जी थोड़ी सी शांति सर, बाकी मेहमान भी बोलेंगे, उनको सुनिएगा, आप बेहतर काउंटर कर पाएंगे। निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप औरों को भी बोलने दें। आप ये भी ध्यान रखिए बादल जी, हम भी आपको रोक सकते हैं, उसमें दर्शक कुछ नहीं सुनेगा। आपको ये लगता है कि आप अपने पार्टी का पैरवी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। त्यागी जी, सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है, भवानीपुर में चुनाव क्यों हो रहा है? सबसे पहला हिंसा उनसा, अब मैं उस पर आता हूं। भवानीपुर में चुनाव हुआ, यहाँ के मतदाताओं ने अपना मताधिकार किया और तृणमूल के प्रार्थी को जिताया। तृणमूल के प्रार्थी बड़े अच्छे से शरीर में खड़े हैं। या क्यों हो रहा है? मैं भी भवानीपुर का ही वोटर हूं, मेरे को दोबारा क्यों जाना पड़ेगा मतदान करने? क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे हारे हुए मुख्यमंत्री हैं, हारने के बाद ये अपने देश में पहला बार हुआ है कि वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए, ये पहले बार हुआ है। इसके लिए अब इनको वापस आना होगा कहीं से। ये तो भवानीपुर की ही थी, भाग के गई। अब मैं आता हूं हिंसा जी। बादल देवनाथ जी जो बोलते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भी उतना ही हिंसा किया, तो पहले तो ये स्वीकार लिए हैं कि इनके कार्यकर्ता, इनके जो वहां पर गुंडा बाहिनी है, वो हिंसा में उतरा। अब जहां तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हिंसा, मेरे भाई, हम तो आपको सूची दिए हैं हमारे कितने कार्यकर्ता मरे हैं, कितने जख्म हुए हैं, कितने कार्यकर्ता आपके पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। आप 2-5 नाम तो दे दो, 2 तो दे दो। आप नहीं, आपको तो यही बोलना है, तो इसलिए आपको जब दूसरा वक्ता बोल रहा है तो उसका यह है कि कैसे भी उसका बात को घुमाओ, उसको दबाओ। अभी जब आपने त्यागी जी एकदम सीधा प्रश्न इनसे किया, तो क्या कहां पहुंच गए? महाराष्ट्र और गुजरात में। क्या आज का हमारा चर्चा महाराष्ट्र और गुजरात का है? एक बार कर लीजिए, इनको बुला लीजिए, ये बैठे वो वहां उनका पैरवी करें, बात करें। नहीं हो सकता है सर, महाराष्ट्र गुजरात के बारे में फिक्रमंद हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल तो समेट लें सर, जिस राज्य में है, जहां आप सरकार है, पहले वो तो सिमट जाए। मैं इनको बोल रहा हूँ, क्यों महाराष्ट्र और गुजरात पहुंच रहे हो मेरे भाई? ये इनका आदत ही, हर डिबेट में यही करते हैं। हाँ। और जहां तक आज मैं आपके चैनल में एक बात बताऊं, अभी जो मेरे पास खबर आया है, एकदम ताजा खबर आया है, सीबीआई ने चौथा आरोप पत्र दर्ज किया है, चार्जशीट चौथा दर्ज किया है। वेस्ट बंगाल पुलिस क्या था आज तक? कुछ नहीं। ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं। मैं चाहूंगा चित्रता सान्याल, आप बताएं जरा, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर के नंबर हैं और एफआईआर में जो लोगों ने आरोप लगाए वो हैं, जिसमें साफ ये
आरोप लगाया गया है नाम लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं की, कौन कौन से टीएमसी कार्यकर्ता थे जो उनके घर में पहुंचे थे, मारपीट की गई, किन्होंने मारा, किन्होंने गोली मारी, किन्होंने माथे पे बम मारा, ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है। पहली बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल के इन लोगों को क्या न्याय का अधिकार नहीं है, और इन्हीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए जांच अगर होती है तो सरकार को दिक्कत क्या है? और इसी के साथ दूसरा सवाल मेरा कि इन हिंसाओं की घटनाओं का भवानीपुर का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने जो कहा न्याय की बात, अगर कत्ल हुआ है, अगर इस तरह के पॉलिटिकल वायलेंस किसी राज्य में होता है और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऑब्वियस है कि इसकी मांग उठती है। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, जो जिन्होंने सफर किया, जिन लोगों की जानें गई हैं या जो इंजर्ड हैं, उनके फैमिलीज को न्याय मिलनी चाहिए। इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती है जी। दूसरी बात, आपने पूछा है कि ये जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है बंगाल में, और बाई इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन है भवानीपुर में। सीएम कैंडिडेट जो है ममता बनर्जी खुद हैं, वो लड़ रही हैं, तो इलेक्शंस काफी गर्माहट तो इसमें होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप पूछे कि अगर ये पॉलिटिकल वायलेंस, इसका क्या असर हो सकता है इस इलेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टी को ऐसे वायलेंस सूट करते हैं। पहली बात, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, और हो सकता है सिर्फ उनके पास यही मुद्दा है इस वक्त वोटर से वोट मांगने के लिए, कि पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरह से विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके बाद से, नतीजे के बाद से भी जिस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस पूरे राज्य में हमें देखने को मिला, वो कोई बहुत नई घटना नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में होते रहते हैं, आप शिशिर बजोरिया से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने पहले भी देखा है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, ये बंगाल के राजनीति के साथ किसी तरह जुड़ गया है। जब ममता बनर्जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी 2011 में, उन्होंने ऐलान किया था कि पूरे बंगाल में इस तरह के राजनीतिक जो वायलेंस हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेट है उनके 10 साल के बाद भी ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया है। और हम देख रहे हैं अब बाई इलेक्शंस, और बाई इलेक्शन सिर्फ नहीं, ये तो विधानसभा का बाई इलेक्शन है, उसके बावजूद आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन देख लीजिए, म्युनिसिपल इलेक्शन देखते, पंचायत इलेक्शन देखिए, हर इलेक्शन में बंगाल में वायलेंस क्यों होता है? क्या वायलेंस के अलावा कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़ नहीं सकती है? हम दिल्ली में बैठ के जब बंगाल के इलेक्शंस को देखते हैं, सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है, क्यों इंसानों की जाने जाएंगी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। जी, मेरा यहीं पर सवाल एक और भी है आप इसे, कि अगर पहले हिंसा होती थी, इस पॉलिटिकल वायलेंस को ममता बनर्जी की सरकार रोक नहीं पाई है। हाँ, मैं यही जिक्र कर रहा हूं मैम, कि आपने जो कहा कि लेफ्ट को हटा के जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, उस वक्त आरोप लगता है कि जो अलग अलग फुटबॉल क्लब्स बने होते थे पश्चिम बंगाल में, हर जगह जाकर जो छटे हुए लोग वहां के होते थे, उनके ऊपर ये जिम्मा होता था लेफ्ट के दौर में कि वो वहां के वोट किसी एक पार्टी के पक्ष में दिलवाएं। ममता बनर्जी की सरकार आई, उन्होंने उन तमाम लोगों को सरकार में अलग अलग पदों पर बैठा दिया, वो तमाम चीजें ऑफिशियल हो गई थी, यहां तक बात ठीक थी। लेकिन मुझे बताइए कि जिस पार्टी ने मां माटी मानुष का नारा दिया, उसी पार्टी के जीतने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर मानुष का खून बहता है, माओं को पीटा जाता है, वही माटी खून से लाल होती है। तो नारे से तो बिल्कुल अलग आपका काम हुआ ना। बिल्कुल सच बात कहा आपने, पर यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। दोनों पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सरकार पे ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के अगर वायलेंस हो तो वो बंद करे, पर अनफॉर्चुनेटली तृणमूल कांग्रेस अपने कार्डर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और थोड़ा बहुत मदद बीजेपी से भी है, बीजेपी के लोग भी हैं जो पहले तृणमूल में ही थे। तो ऐसा नहीं है बीजेपी के कार्डर्स कुछ अलग है। लेकिन आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की मैम, कि टीएमसी अपने कार्डर को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। बादल देवराज, मेरा सवाल है कि कंट्रोल आप कर नहीं पा रहे हैं या कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो सके? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। मैं बहुत सारे सवाल आ गया, मुझे मैं 1 मिनट टाइम दीजिए। बताइए सर। शिशिर जी, मेरे बड़े भैया ने कहा हरे हुए मुख्यमंत्री। शिशिर जी, आपको याद है काउंटिंग के दिन क्या हुआ था? पहले ममता बनर्जी को 1200 वोटों में जीत डिक्लेयर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और उसके बाद 1 घंटे के बाद काइंड ऑफ हो गया, सर्वर डाउन हो गया, उसके बाद 1600 वोटों में शुभेंदु को जीत डिक्लेयर किया गया है। इसके लिए आपको दोबारा भवानीपुर में वोट देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। और मैं सर आनंद जी,
सीबीआई और क्या आपने NHRC जवाब के दिया? पास क्या आपने कोई जवाब दिया? भाजपा और टीएमसी हो सकता है? सीबीआई और NHRC का जो कमिश्नर है उसके पास कोई भाजपा कोई अलग है, टीएमसी अलग है, ये हो सकता है? मैडम ने ठीक कहा, एक हाथ में ताली नहीं बजता। मैडम को और भी जानना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंसा को कंट्रोल करना है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ये भी कहा उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने काडर को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस पर मैंने सवाल किया कंट्रोल आप कर नहीं पाते हैं या कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। कितने लोग 34 साल में कितने लोग पलायन कर रहे हैं? एक हाथ नहीं, सुप्रिया जी आ रहा हूं मैं, बादल देवनाथ से जवाब लेने के बाद सुप्रिया जी आपके पास मैं आ रहा हूं मैं सुप्रिया जी। जब सिद्धार्थराव मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, उस समय में कांग्रेस ने सीपीएम को मारा और एक चल रहा है, 50 साल में यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी ममता बनर्जी के आने के बाद जो आपने कहा माँ माटी मानुस, आपने ऐसा मत बोलिए। माँ माटी मानुस हमको सम्मान के साथ कहते हैं। माँ का तीनों ही खतरे में, माँ माटी मानुस तीनों ही खतरे में। बादल देवनाथ जी, अगर आपको निमता की घटना याद हो, पश्चिम बंगाल में जिस वक्त चुनाव चल रहे थे, निमता के अंदर एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, बीमार थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है कि रात में 1:30 बजे वहां वो घुसे, उन महिला को इतनी बुरी तरह मारा कि अंततः उनकी जान चली गई। ये माओ का सम्मान है पश्चिम बंगाल के अंदर। मानुष का खून बहा कि नहीं बहा, वो माटी उस खून से लाल हुई कि नहीं हुई? नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मैं पश्चिम बंगाल चुनाव में 3 महीने वहीं रहा सर। चुनाव शुरू होने से पहले और चुनाव खत्म होने तक 3 महीने का वक्त मेरा पश्चिम बंगाल के अंदर गुजरा। ये मैंने वहां रहकर देखा, मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा हूं सर। अभी की सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका क्या मतलब था? आप सुनिए, आप पहले सुनने की भी बात करना कीजिए। आप हमेशा दूसरों में इंटरवाइन करने के लिए मत बैठिए कहीं भी। आप सुनिए पहले मेरी बात। अरे कभी तो नहीं, चुप, आप बारे में क्यों बोल रहे थे? आप सुनिए पहले। ये जो छोटी छोटी आपने दुर्गा पूजा कमेटी बना रखी है, वो क्या करती है वहाँ पर जाके? वो क्या करती है वहाँ जाके? वो वहाँ जाके क्या करती है? अच्छा ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। सुप्रिया सत्यम अपने सवाल पहले आपसे पूछ लें, उसके बाद मैं जवाब लेने के बाद मैं आपके पास में आ रहा हूं। सुप्रिया सत्यम अपने आप सवाल पूछे बादल देवनाथ से, क्या सवाल आपका इनसे है, बताइए जरा। बादल जी सुन के जवाब दीजिएगा। सुप्रिया सत्यम के बादल देवनाथ जरा सवाल सुन लीजिए। बादल देवनाथ जी, सुप्रिया सत्यम में वापस लौट रहा हूं। बादल देवनाथ जी, अगर मासूमों का मजलूमों का खून बहाकर कोई सत्ता अगर मिल रही हो तो ऐसी सत्ता आपको मुबारक हो सर। लेकिन सवाल हम लगातार पूछेंगे आपसे इस बात को लेकर कि आखिर क्यों ऐसे लोगों के भले के लिए जो जांच हो रही है उसको बढ़ने नहीं दे रहे। मुझे बताइए जरा, शिशिर बुजुर्ग, मुझे बताइए जरा कि ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि बीजेपी को देश के खदेड़ने तक, बाहर खदेड़ने तक खेला लगातार जारी रहेगा। चुनाव के बाद जो हुआ ये वही खेला था क्या? देखिए, दुर्भाग्य है कि लोगों के जीवन से खेलना, तो ये खेला बोले, खेला हो बे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी, उदाहरण देता हूँ त्यागी जी, छोटा नहीं, आप उदाहरण सुनेंगे तो इतना दर्द होगा। बादल जी त्यागी जी मेरे से बादल देवनाथ, आप एक जीती हुई पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कम से कम गरिमा का ख्याल रखिए सर। जब पॉलिटिक्स शुरू किया उसी समय बादल देवनाथ, कम से कम अपनी गरिमा का ख्याल रखिए सर। अगर बाकी मेहमान यहाँ पर मौजूद है तो वही अपना पक्ष रखने के लिए हैं। आप सबके बीच में बोलेंगे सर तो मजबूरन आपकी ऑडियो मुझे कम करानी पड़ेगी, आपका फेडर मुझे डाउन कराना पड़ेगा सर। नहीं, मैं आपके पास में आता हूं सर, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन आप किसी और के बीच में नहीं बोल सकते हैं, किसी और के बीच में सर नहीं बोल सकते हैं। आपके जब पास मैं जब भी आया आपने पूरा बोला सर। मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप हर आरोप का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुनिए आप। कभी नहीं
मैं आपको जवाब देने के लिए तो ये बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, अब सवाल तो सुन लीजिए बादल देवनाथ, चर्चा का वक्त खत्म हो तो जाएगा। सत्य है सुने, क्योंकि सत्य सुनने से इनके बहुत बड़ा घाटा होगा। और मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, ये हो सकता है सर, हो सकता है। खेला आवे का मतलब क्या है शिशिर जी? खेला का मतलब मैं आप यदि मेरे से बताइए शिशिर जी, बताइए जरा, उसको शिशिर जी बताइए जरा। आप लोग कीजिए, पहले सुनिए। स्वीकार नहीं कर रहे क्यों? बादल देवनाथ जी सुनिए, मतलब सुनिए। लेकिन त्रिपुरा में आप लोग मैं आपको मतलब बताऊं, हमला किया त्रिपुरा में, अभिषेक बनर्जी हमारे टीएम से कार्यकर्ता थे त्रिपुरा में। पूरा समय नहीं बादल जी, बादल देवनाथ, मैं आपको ऑडियो सर फिलहाल के लिए कम करा रहा हूं सर। जब सवाल पूछूंगा तब आपको ऑडियो ऑफ हो जाएगा सर, मैं वापस छोड़ूंगा, सब तमाम जवाब दीजिएगा। शिशिर जी धन्यवाद। जो ये खेला होबे, मैं आपको बताता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता जिसका नाम अभिजीत सरकार, उसका हत्या हुआ आज से 4 महीने पहले। एन केन प्रकारन उसका शव को निकलने नहीं दिया गया, ठंडे घर में रखा गया, वो भी एकदम इस ढंग से रखा गया। 2 दिन पहले जब शव मिला, वो भी कोर्ट के हस्तक्षेप से मिला कि उसका अंत्येष्टि हो जाए। किसी के घर में कोई मर गया हो, चाहे कैसे भी मरा हो, हत्या हो या साधारण मौत हो, चाहे जो भी ये बोले, भैया अंत्येष्टि तो होने दो। एक घर में एक युवा चला गया है, उसके घर में जिसको अपने बोलते हैं अंत तो होने दो। नहीं, उस दिन भी सुबह पुलिस को लगा के शव यात्रा नहीं होने दिए, रोके। फिर बोलते हैं कि वो शव यहाँ पर केवड़ातला है, जो महाश्मशान है, कलकत्ता में 2 महाश्मशान है, उसमें नहीं आएगा क्योंकि वो भवानीपुर के थ्रू जाएगा, तो नहीं आएगा। फिर उसको रोके। एक व्यक्ति का शव यात्रा नहीं होने दोगे और आप बड़े बड़े बातें करोगे। ये है यहाँ का असलियत जी। ये यहाँ का असलियत। देखिए दुर्भाग्य है जो हमारा चुनाव से हिंसा है। चित्रा जी बुरा मत मानिए, मगर ये मैं भी पहले उसी पार्टी से जुड़ा था। हिंसा का दौर तो वहां से चालू होता है, लाल पार्टी से चालू होता है। जी, मैंने वही आपसे कहा कि ये पहले से शुरू है। ये लाल पार्टी हो, मतलब तृणमूल हो, बीजेपी हो, मेरा कहना ये है कि बंगाल में अनफॉर्चुनेट कि पॉलिटिक्स के साथ इतना वायलेंस जुड़ा हुआ है, वो लाल पार्टी से ही जुड़ा हुआ मैं है। मानता हूँ, वही है प्रॉब्लम, वही है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जो पिछले विगत 10 साल में हिंसा बढ़ के, जिसको बोलते हैं छलांग मार मार के कहां पहुंच गया है। देखिए ये हर जगह में ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच ना हो, उसको रोके। एक बात बताओ, यदि राज्य सरकार जांच होने में क्यों रोकना चाहेगा? यदि ये जैसे बोलते हैं कि तो एकदम दूध के धुले हैं, ये तो एकदम बगला भक्त हैं, तो क्यों आप जांच होने में क्यों रोकते हैं? यदि सीबीआई राज्य सरकार से तथ्य मांगे तो राज्य सरकार दे दे। तो इनके पास काफी समय था, जो यदि कोई इनको कागज दस्तावेज जब उसको उड़ाना था उड़ा देते जी, उड़ाते हैं। ठीक है चित्रा सान्या, मेरा सवाल आपसे ये कि जो पहले टीएमसी के ऊपर आरोप थे, तोलाबाजी का आरोप, कटमनी का आरोप, अंतिम संस्कार में कमीशन वसूलने का आरोप, ये पश्चिम बंगाल बताया गया था जो ममता बनर्जी के नेतृत्व के अंतर्गत चलता था। यही चीजें जब लोगों को नहीं भाई या बीजेपी ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो सहन नहीं हुआ, राजनीतिक हिंसा हमें देखने के लिए मिली। अब मुझे बताया कि जो लोग हिंसा पीड़ित हुए उनके लिए अगर सीबीआई जांच कराई जाती है तो फिर ममता सरकार को इससे आपत्ति क्यों है? इसके पीछे की वजह आप क्या देखती हैं? पहली बात तो ये है सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर राज्य सरकार इसका इन्वेस्टिगेशन करवाती, जो लोग दोषी हैं उनको सजा दिलाती, फिर सीबीआई के आने की जरूरत नहीं थी। अगर राज्य सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सरकार अगर उसको पूरा करती तो सीबीआई बुलाने की जरूरत नहीं होती। पर मेरे ख्याल से जिन लोगों के साथ हत्याएं, परिवारों में हत्याएं हुई हैं या वायलेंस जहां हुई है, उनको कहीं ना कहीं शायद राज्य सरकार पे जो कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है वो नहीं है। यही वजह होती है कि आप राज्य सरकार नहीं तो आप सीबीआई के पास जाते हैं कि वो सीबीआई जो है अब वो हट के एक निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। पर ये बात भी सच है, हमने देखा है कि सीबीआई काफी हद तक कई बार जो केंद्र सरकार के अधीन में होती है, वो ऑटोनोमस बॉडी तो जरूर है, पर
उसका एक दबाव सीबीआई पे होता है। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है, कोर्ट के सहारे आप जा रहे हैं, तो कोर्ट कहीं ना कहीं तो इंसान को मानना पड़ेगा। तो अब सीबीआई ने तो कोर्ट के चित्रिता आदेश जी, माने। ये मामला अगर ये जो सरकार- पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी ये कोर्ट बिल्कुल की निगरानी में भी होनी की भी जाएगी। चाहिए। चलिए, कई महीनों तक सीबीआई के पास जांच आने से पहले लंबे समय तक जांच राज्य सरकार के अधीन पुलिस के पास थी, आपने क्यों नहीं निष्कर्ष निकाल लिया? बादल देवनाथ जी, मैं आंसर दूं आपको? जी जी बताइए सर। आनंद जी, मैं उसके पहले आपका सवाल मैंने सुना नहीं, फिर से मैं सुनूंगा। मैं सवाल दोहरा देता हूं सर। जैसा कि अभी अभी चित्रिता सान्याल ने भी कहा था कि लंबे समय तक यह जिम्मेदारी थी राज्य सरकार की, राज्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करती। सीबीआई के पास ये मामला आने से पहले, जिसके ऊपर आपकी विश्वास नहीं है, सीबीआई के पास ये मामला आने से पहले लंबे समय तक ये मामला राज्य सरकार के अधीन पुलिस के पास था। इस बात का निष्कर्ष आपने तब क्यों नहीं निकाल लिया? ये नौबत ही ना आती। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको जानना चाहिए, उसके पहले मैं दो चार लाइन कहना चाहती हूँ। ये जो चर्चा हो रहा है ना, ये बंगाल के लोग पूरे देश में सुनना नहीं चाहते। बंगाल के लोग, पूरे देश के लोग सुनना चाहते हैं गैस का दाम 1000 रुपया क्यों हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम 100 के ऊपर पार क्यों हुआ, महंगाई और कितना बढ़ेगा, और वैक्सीन पूरा देश के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बादल देवनाथ जी, लोगों को बादल देवनाथ जी, चर्चा का विषय क्या है तो आपको डिबेट में आने से पहले बताया गया था ना सर। जानना चाहते हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज कहीं और थी आप वो बता देते। अगर ऐसी बात है, अगर आप डेवलपमेंट की बात करना चाहेंगे सर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो हाईवेज हैं उनकी हालत क्या है मैं ये आपको बता दूंगा। पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या थी, 10 साल में कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, मैं आंकड़े आपको दे दूंगा। एजुकेशन रेट कितना बढ़ा है, कितना घटा है, महिला पुरुष की जो रेशो है उसके हालात क्या है, मैं हर बिंदु पर बात कर सकता हूं आपसे सर, क्योंकि वहां रह करके वहां की चीजें देखी है मैंने। मेरा आज का जो सवाल है पहले आप उसका जवाब दे दीजिए मुझे। मीटिंग प्रोग्राम रहता है तो सर सुनिए ना, आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ जी। सर, चुनाव के समय में लाखों के ऊपर आधा सामरिक बाहिनी, सेंट्रल फोर्स, उसके बाद 3 महीने 4 महीने टोटल समय में इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी समय नहीं मिला। कोई ममता बनर्जी शपथ लिया, उसके बाद भी कोई समय नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पूरा बंगाल के लोगों को देखने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा नहीं, समय आपको कब नहीं मिला? समय आपको कब नहीं मिला बताइए? शपथ ग्रहण के बाद आपको मुख्यमंत्री को समय नहीं मिला कि जो लोग हिंसा के शिकार हुए हैं उनको इंसाफ मिले? के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा सर, शपथ लेने के बाद की मुझे बात बताइए आप। शपथ लेने के बाद क्या मुख्यमंत्री को समय नहीं मिला कि उन लोगों के बारे में सुध लें? लगा दिया, NHRC को लगा दिया, उसके बाद सीट का, उसके बाद हाईकोर्ट का मामला एक एक करके आया, तो मई महीने से आज अगस्त सितंबर तक आ गया, तो आप अगर 3-4 महीने में क्या होगा? तो मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश में काम चल रहा है। एक सेकंड, तारीखों को जरा क्लियर कर लेते हैं सर, ताकि टाइम गैप दर्शक समझ पाए। बादल देवनाथ जी बताइए जरा कि शपथ चुनाव के नतीजे किस दिन आए थे? मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में आए थे चुनाव के नतीजे। 2 मई। आज नहीं चुनाव नहीं, आप जो काउंटिंग का बात कर रहे हैं 2 मई। नहीं, चुनाव के नतीजों की बात कर रहा हूं सर मैं। चुनाव 8 चरण में हुआ, 3 महीने से होती है। अरे सर, चुनाव के नतीजे किस तारीख को आए थे? कोई मतलब 2 नहीं तारीख को आया। 2 मई को आए। सीबीआई को ये मामला हाईकोर्ट में कब गया, कौन से महीने में गया बता दीजिए जरा। सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपने देखा क्या हो रहा है बंगाल में, कितना काम हो रहा है, पूरा देश के लोगों, बंगाल के लोगों के लिए कितना काम ममता बनर्जी। बादल देवनाथ जी, ये मामला सीबीआई को किस तारीख को सौंपा गया? हाईकोर्ट का फैसला किस तारीख को आया था? ये मामला सीबीआई को किस तारीख को सौंपा गया? ममता बनर्जी 2011 से 2021 तक। बादल देवनाथ जी, 2 मई को नतीजे आए, चलिए गफलत के बाद आपको ये याद आ गया। ये मामला सीबीआई को किस तारीख को सौंपा गया? हाईकोर्ट का फैसला किस दिन आया था? आप लोग नहीं बोल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 20 परियोजना के ऊपर जितना। सर, ये भाषण का मंच नहीं ना बादल देवनाथ जी, आप जो बोलेंगे वो कहेंगे, आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे। आप सवाल देने के लिए यहाँ पर हैं, बता दीजिए ना मुझे। लेकिन आप लोग वही हत्या, वही पता है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है। ममता गांधी 2011 से 2021 तक कितना काम किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, संसद ही बोलते हैं कितना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। अब आपने डेवलपमेंट की बात की ना, छोटा सा चंग हम डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। सुप्रिया सत्तम, बताइए जरा कि कलकत्ता के अगर आप बाहर जाएंगे तो हाईवेज का हाल क्या है, जरा बताइए जरा।
लोगों के रहने की व्यवस्था क्या है वहां पर? अगर पक्के मकान कितने, झोपड़ियां कितनी है? कलकत्ता से बाहर आप 5 किलोमीटर चले जाइए। वॉल्यूम पहले आप इनका ना प्लीज वो कम नहीं, वो सुनेंगे, सुनेंगे नहीं देंगे, मुझे जी। पता है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कलकत्ता गए हो, आप कलकत्ता से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पार्क स्ट्रीट, रसल स्ट्रीट की बात नहीं कर रही हूँ। आप कलकत्ता में ओबराय होटल, जो सबसे ज्यादा वहाँ हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसके आगे इन्होंने झुग्गियां बसा रखी है। और अगर दीदी ने काम किया होता तो उनको वहां जाने की क्या जरूरत थी? उनको भवानीपुर छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो पहले इनसे पूछ लीजिए कि नंदीग्राम जाने की क्या जरूरत थी, अगर उन्होंने इतना ही काम किया होता। क्योंकि उनको पता था उन्होंने काम नहीं किया है। पूरे शहर को झुग्गियों का शहर बना दिया। इतना सुंदर खूबसूरत शहर, कॉलोनियल प्रॉपर्टी, उसके आगे पूरे शहर के आगे जो ये बांग्लादेशी जो इनके वोटर्स हैं, उनको वोट की खातिर पूरे शहर को झुग्गियों का शहर बना दिया। कभी नहीं देखा होगा आपने किसी महानगर को जिस तरह से कलकत्ता की हालत इन्होंने कोलकाता की हालत कर दी है। तो ये तमाम चीजें आप दूर कहीं भी चले जाए, सड़क, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, बस इनको आप बातों के बताशे बंटवाने के लिए यहाँ पे बिठा दीजिए। ये पूरी दुनिया, ये महाराष्ट्र और दुनिया भर की बातें कर लेंगे, लेकिन कभी बंगाल में आप ये बताइए इनका क्या है, विकास का क्या दर है, वहाँ शिक्षा का क्या? जो टैगोर की धरती थी जहां लोग पढ़ने जाते थे, प्रेसिडेंशियल कॉलेज, वहां जाके आप उनकी हालत देख लीजिए, लोगों की हालत देख लीजिए, महिलाओं की हालत देख लीजिए, जो वहां पे ये बात कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें बैठ के बात बनाते रहते हैं, लेकिन इनकी बहुत खोखली हालत हो गई है। एक जो सरकार आई थी जब ममता दीदी की, तो बड़ा लोगों के अंदर एक बड़ा जोश था कि महिलाएं हैं, बहुत जुझारू हैं और प्रैक्टिकल बातें करती है और आएंगे तो कुछ बदलाव की बयान लेके आएंगे। क्या किया? वही टीएमसी के गुंडे, वही गुंडागर्दी। अगर आप मीटिंग्स में नहीं जाइए, वहां जो छोटे छोटे इन्होंने फुटबॉल क्लब के नाम पे जो गुंडागर्दी का पूरा एक वो चला रखा है, अगर आप कोई अगर नहीं जाते, कोई नहीं जाता है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, झूठ मत बदनाम मत कीजिए। नहीं जाता है तो उसको बंगाल के लोगों को शांति से रहने दीजिए। आप लोग हाथ मान लीजिए। आप भवानीपुर में 50 से ज्यादा वोट बंगाली, मैं नॉन बेंगोली बेंगोली पढ़ रहा हूँ। कोई भी अगर बंगाल जाएगा, कोलकाता के पूरे शहर की सूरत और सीरत बिगाड़ रखी है। एक एक पुल बनाने में आपने 5 साल लिए। सुप्रिया जी, आपने जवाब दिया, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। बादल देवराज से इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले शिशिर बजोरिया मुझे बताइए जरा कि 2 फैक्टर अभी तक सामने हैं। पहला, विकास का मुद्दा, जो विकास की तस्वीर खींची गई, जिसकी बहुत तारीफें बादल देवनाथ कर रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज रहेगा भवानीपुर के चुनाव को लेकर के? और दूसरा, जो राजनीतिक हिंसा हुई, जिसको नाम दिया गया राजनीतिक हिंसा का, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद, इन दोनों फैक्टर्स का भवानीपुर के उपचुनाव पे कितना फर्क आप देखते हैं? क्या आपके लिए मजबूत पॉइंट है ये? त्यागी जी, सबसे भवानीपुर का जहां तक के उपचुनाव है, इसमें 3 चीज, आप जो ये 2 सवाल पूछे और मैं एक और जोड़ देता हूं, आपको यही दर्शा देगा कि भवानीपुर का क्या नतीजा होने जा रहा है। सबसे पहला, जहां तक हिंसा का है, बादल देवनाथ जी तो शायद अपने पार्टी के नेता को नहीं सुनते, मगर वो हमारी मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसलिए मैं उनका हर भाषण सुनता हूँ। 5 मई को जब उन्होंने शपथ लिया, हारी हुई मुख्यमंत्री जब शपथ लेती हैं, उसके ये संग ही संग वही राजभवन में खड़े होकर उन्होंने एक भाषण दिया और भाषण में बोला, आज से प्रशासन मेरे हाथ में आ रहा है, अभी तक नहीं था। वो कार्यवाही मुख्यमंत्री थी, मगर वो बोलती नहीं था। चलो, जो बोलती वो मान लिया। आज से आ रहा है, आज से हिंसा बंद हो जाएगा, ये खुद उन्होंने ऐलान किया राजभवन में खड़े होके। इसका मतलब वो खुद इसकी स्वीकृति दी कि हिंसा हो रहा है। बोले आज से बंद हो जाएगा। बंद हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद कितने हम एक रोज हम लोग जो पेड़ों में लटकाए जाते थे हमारे युवा, उनका फोटो दिए, ये माने नहीं माने। उसके बाद ये जो आप जो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य है बंगाल का कि यहाँ पर नया कोई भी शिल्प आया ही नहीं आने का कारण कि मुख्यमंत्री नहीं चाहती हैं। उनसे यदि कोई पूछ ले कि आपकी जमीन की नीति क्या है, यदि बोल दे तो हम भी सुनेंगे। और तीसरा जो है, ये जो आप भी बोले क्लब में, उसको जरा जोड़ता हूं जी। यदि कुछ आप ठीक किए तो आपको आचार संहिता का धज्जी उड़ाने का दरकार नहीं था। जिस दिन चुनाव घोषणा होता है, विज्ञप्ति आता है प्रेस में, उस दिन आचार संहिता लग जाता है। उसके बाद आपको दुर्गा पूजा क्लब और कमेटियों को 50-50 हजार रुपया, 50% बिजली माफ, ये केएमसी का वो क्या बोलते हैं लाइसेंस फी माफ, ये घोषणा बोलने दो प्लीज, बोलने दीजिए। अच्छा नहीं लगता
प्रवक्ता है, आपका ऑडियो ऑफ किया जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स बादल देवनाथ जी, आपको मिर्ची का है ना, तो इसीलिए आप बोल रहा है, लेकिन आप ये है, ये असलिया है। ये क्यों करना पड़ा? इनको दिख रहा है जो सीट छोड़ के ये भागी थी, जो सीट छोड़ के भागी थी, कि ये दिख रहा था कि नंदीग्राम में वहां पर जो वोट है, यानी कि मुसलमान वोट है, वो वहां से जीत जाएगी, वहां से हार जी। बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, कभी धैर्य रखो। बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होता है और आप खुद 50,000 रुपया। सर, दुर्गा पूजा के ऊपर रोक किसने लगाई थी बादल देवनाथ जी? पुरानी बातें आप छेड़ेंगे तो तमाम बातें हो जाएंगी कि जय श्री राम के नारे लगाने पर 2 लोगों को उनकी खाल खिंचवाने की धमकी दी गई, दुर्गा पूजा रोकने की बात की गई, हजार बातें हो जाएंगी सर। उनका कोई मतलब नहीं है, वो चीजें बीत चुकी है तो उनका जिक्र ना किया जाए ना। आप फिर बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल दिया गया, ये कब हुआ था, फिर सबूत मांगेंगे उस चीज के। औरों को पूजा होने देते हैं? आप परमिशन देते हैं? नहीं, आप परमिशन देते हैं? ऐसा अभी मैं आपको मत बोलिए। श्रृंखला बना दूंगा, एक कागज भर के दूंगा, कहाँ जी तथ्य लेके आओ। ये नहीं है कि खाली बकते हुए चले। नहीं बादल देवनाथ जी, चलिए अच्छा, चर्चा पर हम लोग वापस लौटते हैं सर, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, उन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, उनके हम लोग कारण जरूर तलाश रहे हैं। चित्रिता सान्याल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की तारीख में भवानीपुर सीट पर पहुंची हैं चुनाव लड़ने के लिए ममता बनर्जी, वहां से जो विधायक थे शोभन देव चट्टोपाध्याय, उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर के वो लड़ रहे हैं खरदा विधानसभा सीट से। मेरा सवाल ये कि भवानीपुर सीट को क्यों चुना गया? अगर खरदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना था तो ममता खुद वहां चली जाती, वहां से लड़ लेती। देखिए, पहली बात तो आनंद जी, भवानीपुर बाई इलेक्शंस की अगर हम बात कर लें, आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगी, पर अब तक मैं देवनाथ जी और शिशिर बजोरिया जी की बात सुन रही थी, तो मैं एक बता दूं कि जिस मेजॉरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस इस बार सरकार बना चुकी है बंगाल में, उसके बाद बाई इलेक्शंस हो रहा है भवानीपुर में, जो ममता बनर्जी की अपनी सीट थी। इस बार उन्होंने वो छोड़ के वो नंदीग्राम गए, पर वो भवानीपुर सीट जो है उनकी अपनी सीट है। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है किसी राज्य में, बाई इलेक्शंस होते हैं और उसी पार्टी पूरी मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीट लेके जब आती है, तो ऐसे में बाई इलेक्शन ज्यादातर रूलिंग पार्टी को ही जाता है। बिल्कुल। तो ये बात जहां तक सच है। दूसरे हिसाब से हम देख रहे हैं कि बीजेपी वहां उन्होंने कैंडिडेट उतारी है, बिल्कुल उतारना चाहिए, हर कोई राजनीतिक दल ऐसा मौका छोड़ना नहीं। बादल जी शांति के साथ एक एक करके बात कर रहे हैं सर। देवनाथ जी मेरी बात एक बार सुनिए, आपको शायद अच्छा भी लग सकता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, देवनाथ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ जो आपके पार्टी को बुरा भी लग सकता है। मैं ये कह रही हूँ, ज्यादातर क्षेत्र में हम देखते हैं जहां रूलिंग पार्टी ह्यूज मेजॉरिटी से सरकार बना चुकी हो, वहां अगर बाई इलेक्शन हो तो ज्यादातर वो रूलिंग पार्टी को ही जाता है। और ऐसे बंगाल कुछ अलग होगा ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात है, जिस मुद्दों पे लास्ट विधानसभा चुनाव में लोगों ने वोट दिया, उसका पहला क्या था जो अगेंस्ट में गया बीजेपी का, कि बीजेपी बंगाल की पार्टी नहीं है, और अभी तक वो सेंटिमेंट बंगाल में है। मैं आपको बता रही हूं, जिस तरह से कैंपेन सोशल मीडिया में हर जगह पे हो रहा है कि बंगाल बंगालियों के लिए, ये किसी भी राज्य के लिए सही नहीं है, सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक देश है, ठीक है। ये जो सेंटिमेंट है वो आज भी बंगाल में है। तो उस इशू की अगर हम बात करें तो बीजेपी बैकफुट में है, क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर नेता नेत्री अभी भी बंगाली नहीं है, और जो प्रियंका टेबरवाल हैं वो भी लोग उनको बंगाली नहीं मानते हैं, वो बंगाल की जरूर है। चित्रिता जी, मेरा सवाल अभी अधूरा रह गया, चर्चा में वक्त हमारे पास कम बचा है। बात कर रही हूं, आपकी मैं आपसे गुहार लगाता हूं। मैं शिशिर जी आ रहा हूं उनके पास, वो संक्षेप में जवाब दे देंगे, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। दूसरा इशू जो है, जब बीजेपी पॉलिटिकल वायलेंस की बात कर रही है, बंगाल की पॉलिटिकल वायलेंस की बात कर रही है, तो तृणमूल कांग्रेस इज ऑलरेडी रेडी, वो अपना कैंपेन करना शुरू कर दिया है कि ये बंगाल की बात कर रहे हैं, उनके राज्यों में जो उत्तर प्रदेश जो बीजेपी चला रही है वहां जिस तरह से वायलेंस चल रहा है, तो मैं आपको कह रही हूं कि बीजेपी को
टीएमसी के मेरे पास इस सिर्फ 30 सेकंड कैंपेन बचे हैं, का- मुझे ये बता दीजिए कि अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैंपेन वो का, भवानीपुर छोड़कर त्यागी पहले जी, नंदीग्राम गई थी, तो त्यागी वापस जी, भवानीपुर का मेरे रुख को क्यों किया देखिए, गया, किसी और सीट के लिए क्यों नहीं, वहां एक्सपेरिमेंट भवानीपुर- क्यों नहीं कर लिया गया? ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम इस वजह से गई थी क्योंकि नंदीग्राम से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और वो टाइम था जब उनको ये दिखाना था, क्योंकि नंदीग्राम में हुआ कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। जो बात उन्होंने किया था वो त्यागी कुछ हुआ जी, नहीं। मेरे को तो 10 उनको सेकंड का- नंदीग्राम से वो एक सिंबॉलिक ठीक है, था, ठीक है, ठीक है, उनको ठीक है, वहाँ करना मैं था। वापस लौट रहा हूं आपके पास, मैम वक्त कम बचा। शिशिर जी बहुत संक्षेप में सर। बहुत संक्षेप में बोलता हाँ। हूँ। चिकिता जी, आप जो बोली हैं, जरा आप एक आंकड़े केवल देख लीजिए, और आप ये जो लोग चाहते हैं कि हमको ये बोला जाए कि हम बंगाल के पार्टी नहीं है, हम हिंदी भाषी पार्टी हैं, ये सब सर, जैसे कि लोग से दूर रहे। सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं सर, बंगाल के लोग बाहरी जो वर्सेस मैं बंगाली का सुन रही फैक्टर था पश्चिम बंगाल चुनाव में, इस बात को नकार नहीं सकते, और इसलिए शायद से जो कई ऐसे टीएमसी के नेता थे जो कि जिनको कि बीजेपी में शामिल किया गया था, उसके पीछे एक सोच ये भी थी कि बंगाली चेहरा आपके पार्टी के अंदर एस्टेब्लिश हो ताकि चुनावी फायदा मिले। बहरहाल सर, चर्चा में वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम तो जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पश्चिम बंगाल की ये जो हकीकत है, ये हकीकत आपको दिखाई, एफआईआर की कॉपी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या लोगों ने लिखा है। अब आप ध्यान रखिए कि चुनावी हिंसा का होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहां तक सही है, कहां तक गलत है, क्योंकि अगर आप जागेंगे तभी बदलाव होगा।